हेलो फ्रेंड्स। पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन की तरफ से फंड मैनेजमेंट एंड बजटिंग फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस टॉपिक पर एक इंटरेक्टिव सेशन अरेंज किया गया था। पेश है वही इंटरेक्टिव वेबिनार आपके लिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है हेलो मिल गया गर्ग है। जी। गर्ग जी, मैं अमय बोल रहा हूँ। अमय हाँ, नेवरेकर फ्रॉम कैपिटल टॉवर्स। यस सर। सर जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर हमारी सोसाइटी फॉर्म होके अराउंड एक 4 साल हो गए, लेकिन ड्यू टू द पेंटिंग हैविंग गॉट डिटीरियोटेड, अगर हम लोग को पेंटिंग करना है तो ये कॉस्ट किस में जाएगा? हम लोगों को पेंटिंग और मे बी क्रैक फिलिंग करना है। सो टुगेदर द अमाउंट इज कमिंग टू राउंड अबाउट 20-22 lakh. There is an estimation, but so far we have not decided. We are just taking the quotations. तो ये अमाउंट किस में जाएगा? मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, उसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट विवेक सर से लेंगे। पहला ऑप्शन है कि आप अपने एजीएम के अंदर एक कॉर्पस फंड इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं जो मेजर रिपेयर की कैटेगरी में जाता है। ऑप्शन Okay. नंबर 1। ओके, तो आपका जो करंट जो आपके पास फंड पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। Okay. ऑप्शन नंबर 2, अगर आपके पास सोसाइटी 4 साल पुरानी है तो शायद आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ही काम करेगा। बट जहां पर सोसाइटी पुरानी है, हेलो, नहीं दे रहा ना? हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। जहां पर सोसाइटी पुरानी है और जिनके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड में पैसा है और सिंकिंग फंड में भी पैसा है, ओके, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड से अगर वहां पर है तो पहले वहां से निकालना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन जो है वो सिंकिंग फंड से निकालना चाहिए। सिंकिंग फंड मैं पहले कंप्लीट करता हूँ। सिंकिंग फंड जो है बेसिकली हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, या जो है कोई स्ट्रक्चर में मेजर कुछ करना है उसके लिए नॉर्मली यूज करते हैं। बट बायलॉज और एमसीएक्स में ये भी लिखा है कि एनीथिंग व्हिच इंप्रूव द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, देयर आल्सो यू कैन यूज द सिंकिंग फंड। ओके, ओके। तो अगर पेंटिंग से आपने जस्टिफाई किया कि पेंटिंग से लीकेज सीपर से उसकी लाइफ, रेजिडुअल लाइफ बिल्डिंग की मान लो 40 साल है और आपका ये काम करने से 50 साल हो जाएगी, तो आप सिंकिंग फंड से भी पैसा निकाल सकते हो। सिंकिंग फंड से पैसा निकालने के लिए आपको जनरल बॉडी का में पूरा प्रपोजल देना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा एडवांस के अंदर। अच्छा अच्छा। सर, आपका इसके अंदर क्या बोलने का है? आई एग्री विथ यू, बट आई एम नॉट थिंकिंग फंड का आप थोड़ा सा साइड में रखिए। आपका सोसाइटी 4 साल की हुआ है, नहीं, ये तो सिंकिंग रिपेयर फंड में भी ज्यादा फंड नहीं या ठीक है। तो रेगुलर रिपेयर में और बाकी के फंड में भी ज्यादा पैसे नहीं होंगे आपके, तो यू शुड गो फॉर दी फ्रेश कंट्रीब्यूशन। सोसाइटी के जो मेंबर्स है आपके, उनको कॉन्फ्रेंस में लेके एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप निकालिए, स्पेसिफिक फंड निकालिए उसके लिए। अगर वो बहुत ही जरूरी है तो ये ऑप्शन सबसे ज्यादा वर्क करेगा कि सेपरेट से कंट्रीब्यूशन निकालें और जल्द से जल्द वो क्रैक फिलिंग वगैरह पेंटिंग का काम करिए। मैं थोड़ा और हेल्प करता हूँ अमय सर। जी जी। क्रैक फिलिंग के लिए तो आप वेट नहीं करना चाहिए और रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड से करा के ले लीजिए इमीडिएट। ओके, बट जहां तक अगर आपने क्लब करना है उसको लीकेज सीपेज या कंप्लीट पेंटिंग के लिए, तो आप एक एजीएम या एसडीएम बुलाइए और उसके अंदर वो प्रपोजल दीजिए और प्रपोजल में वो अप्रूवल लीजिए। अप्रूवल लेने के बाद में आपने ये बताना पड़ेगा कि आप फंड कलेक्शन किस दिन से शुरू करना चाहते हैं और किस डेट के बीच फंड आना चाहिए, और अगर डिले होगा तो उसके ऊपर कितने % आप इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये क्लियर कट एजीएम में अप्रूवल के अंदर, मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर, रेजुलेशन में आपके आना चाहिए। ओके होगा लोग आपको पेमेंट देने में 1 साल 2 साल लगाएंगे, तब तक आपका बिल्डिंग और बहुत पुराना हो जाएगा। तब तक आपका नुकसान न हो जाए ज्यादा, तो इसका अर्जेंसी है। तो आप फंड्स अगर ऐसे यूज करेंगे, मतलब कलेक्ट करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा ठीक सर, है। आगे बढ़े। मुझे लगता है आपकी सलाह बहुत अच्छी थी। मैं तीनों सलाहों पर गौर करूंगा। सर, इसके लिए हमने ये एजुकेशन सेंटर चालू किया है कि अच्छी जी सलाह। सर, ऑलरेडी मैं एजुकेट होना शुरू हो गया। एक्चुअली हेलो हमें अच्छा, ये इसमें हेलो थोड़ा हेलो हेलो लेट मी मैडम जो है ना, हेलो,
हेलो पार्क की जो मैडम है उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है, एक बार वो पूछे तो चलेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ। हेलो स्क्रीन पे दिखा दीजिए कौन पूछ रहे हैं क्वेश्चन। धनराज पार्क से माधवी मैडम। हाँ माधवी मैडम नमस्ते, यस मी पूछिए। देशमुख बोलतो. हेलो माधवी मैडम। मैडम हेलो, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज सिंकिंग फंड एंड व्हेन एंड वेयर टू यूटिलाइज इट, आई थिंक वी हैव गिवन द आंसर टू दिस, सो वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस फंड, इट इज फॉर 1, 2 एंड 3 BHK। आई होप कि आपने प्रेजेंटेशन देखने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इज देयर सर एक क्वेश्चन था गाइड सर, ये प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर 6 में लिखा था कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स टू बी कलेक्टेड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लैट साइज, उसमें वाटर चार्जेस आपने मेंशन किया है, लेकिन बायलॉज नंबर 66 का ए का 2 में बोलता है वाटर चार्जेस शुड बी कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर एंड साइज ऑफ इनलेट्स प्रोवाइडेड इन ईच फ्लैट। सर मुझे वो बाइलॉज का क्लॉज मालूम है, बट आप अपनी मुश्किल बढ़ाना चाहते हैं तो आप जरूर उसका यूज कीजिए बाइलॉज का। नहीं सर, मुश्किल बढ़ गया है ऑलरेडी सर, यहाँ पर जो 1 BHK है उनका। हाँ एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, I agree with you कि बायलॉज में लिखा हुआ है कि इनलेट ऊपर हो चाहिए। मैंने वो जानबूझ के इक्वल में डाला है क्योंकि सब इनलेट काउंट करना, उसका यूज क्या है, कई लोगों ने ज्यादा इनलेट बना के रखे, इनलेट लिए हुए हैं, तो वो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है तो इक्वली उसको कर दीजिए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कोई मेंबर अगर अड़ जाता है या उसको आप थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा मुश्किल है, नहीं मानते तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, आप इनलेट के ऑन द बेसिस ऑफ इनलेट वो चार्जेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो विवेक सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में और मैंने एक मिनट जरा प्लीज, विवेक सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में और मैंने, हम दोनों ने आपका काम आसान करें इस टाइप से प्रेजेंटेशन तैयार की है हमने, आप अपनी बल्कि अलग अलग बैठ के की है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल है कि इनलेट काउंट करना उसको। बाइलॉज के अंदर जो सब चीजें दी गई हैं उनको कुछ चीजों गाइडलाइन के तौर पे यूज करना है। जहां पर मैंडेटरी है, मैंडेटरी कहां पर है, जैसे 0.25 है, 0.75 मिनिमम है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एरिया लेना चाहिए, वहां पर वो एमसीएस एक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए आप आगे पीछे नहीं हो सकते। बाकी चीजें आप अपने एजीएम के थ्रू आप पोर्टनियम बाइलॉज भी चेंज कर सकते हो। बाइलॉज आर नॉट द फोर्स ऑफ लॉ, बाइलॉज कैन बी चेंज, एमसीएस एक्ट चेंज नहीं कर सकते आप उसका। तो इसके लिए उसको सिंपल कीजिए, लाइफ में मत बढ़ाइए, फिर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके हम ऑफलाइन लेंगे। ओके सर। Is there any can you throw some light on non-occupancy charges? आएंगे, पहले ये जो 15-20 क्वेश्चन है इनको फटाफट कवर करते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर, इमीडिएट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फ्लैट इंश्योरेंस एंड बिल्डिंग इंश्योरेंस, इफ वी हैव बोथ देन व्हाट डज इट मीन। पहले इसका आंसर मैं देता हूं, फिर उसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट लेंगे। जो इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है, हमें करना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी किसकी है, सोसाइटी की है। फ्लैट का मतलब जो है फ्लैट के अंदर का जो सामान है उसकी जिम्मेदारी, मुझे मालूम है बाइलॉज में थोड़ा कंफ्यूजन डाला हुआ है, बिल्ट अप एरिया सब बेस पर लिखा हुआ है, बट जितना मुझे ज्ञान है और जितना प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर भी चलती हैं। तो सोसाइटी ने क्या करना चाहिए, जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो सबका, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर जिसपे आप इंश्योरेंस ये क्लेम करते हैं, सिंकिंग फंड, और वो प्लीज ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस कॉस्ट भी उसी के ऊपर ही बिल होगा आपका, प्लस आपके कॉमन एमिनिटी, प्लस आपके जितनी कॉमन एसेट है, जेनसेट हैं, लिफ्ट्स हैं, आपके सोलर पैनल्स हैं, आपके जिम इक्विपमेंट हैं, आपके और पीसीज हैं। वो विवेक सर तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगाते रहते हैं, उनको मालूम है।
बट इन सब का कुल मिलाकर के कॉस्ट वर्कआउट कीजिए एजेंसी के साथ में, और उसका आप कॉमन उसमें से आप उसका पेमेंट कीजिए। जो फ्लैट धारक है, फ्लैट धारक को लगता है कि मेरा उसके अंदर टेबल चेयर ये है, उसका बहुत सामान है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, साड़ी है, वट एवर इट इज, तो वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे लगता है उसमें सोसाइटी को नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी मैं विवेक सर से बोलता हूँ कि इसके ऊपर ही कैन थ्रो सम लाइट। डॉक्टर साहब, मैं आपके बात से सहमत हूँ। यहाँ पे जो क्वेरीस्ट है उसने उन्होंने पूछा है कि बिल्डिंग इंश्योरेंस और फ्लैट इंश्योरेंस ये तो डबल हो जाएगा, तो उनकी बात सही है, डबल हो ही जाता है। जो मेंबर फ्लैट परचेस करता है, लोन लेता है, लोन लेते समय इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो वो भी इंश्योरेंस लेगा और अपना सोसाइटी भी स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस लेगा, तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग वहाँ पे हो रहा है, होता है। इसमें मैं सबके बेनिफिट के लिए एक चीज बोलता हूँ जिसका हमने फायदा उठाया था। जब हम लोग फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस करने गए और सभी इंश्योरेंस एजेंसियों से हमने बात की, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसको मान रहे थे कि आज वाकड़ में या पिंपले गोरो में या पुनावाले में क्या रेट है, 6,000 है ना। तो हमने वो एरिया को पकड़ते पकड़ते सभी का जो है इंडेक्स 2 से एरिया लिया, उसको 6,000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इंश्योरेंस अमाउंट बहुत लाखों में चला। फिर जब हमने उसकी डिटेल में पता किया कि मान लो ऐसा अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है कुछ तो लोकली, वहां पर इंश्योरेंस एजेंसी पेमेंट किस चीज का करेंगी? पेमेंट वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का करती है, बाकी कुछ भी नहीं करती। तो इसके लिए अपना खर्चा मत बढ़ाएं, इस प्रोग्राम का आज फायदा उठाएं और हम नए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस, ये तो हमने बताया है, तो इस क्वेश्चन मैं स्किप करता हूं। फॉर 100 फ्लैट सोसाइटी हाउ मेनी परमानेंट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, इज देयर एनी स्टैंडर्ड फॉर इट? आप 1 रखिए या 100 रखिए, आपकी पैसा जितना है उतना रखिए, आपकी इच्छा है। इसका सवाल का इधर नहीं है अपने पास, फिर भी कोई 1 to 1 आएगा पूछने के लिए अपना पर्टिकुलर केस तो बताएंगे। बायलॉज आपको अपना प्रूडेंस यूज करना है कि भाई 1 से काम होता है या 2 से होता है। अगर 2 का एक से ही काम चलता है तो आप प्रूडेंस यूज कीजिए कि आप अगर अपने घर का अगर काम है तो आप ज्यादा पैसा खर्चा करोगे या थोड़ा पैसा बचाओगे भी, तो उस हिसाब से आप सोसाइटी के बारे में भी सोचिए और जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग काम पे रखिए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है हाउ टू डिवाइड फंड फॉर एनी सोसाइटी। डिवाइड नहीं करना आपने, तो फंड को इकट्ठा करने का काम करना है और खर्चा कम से कम करना है, तो उसकी हमने आपको ये सब डिटेल दी है आज। तो वो स्लाइड आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे इनपुट मिलेंगे, और कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो वापस कॉल कर सकते हैं, इसी ग्रुप में वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये आज आखिरी दिन नहीं है, ये तो शुरुआत है क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन नंबर 7, are we allowed to charge any parking charges for extra visitor parking and how much is the amount? देखो, पार्किंग जो सब्जेक्ट है, अगर ओवरऑल सब्जेक्ट देखा जाए तो वो एमसी के डोमेन में आता है, ओके। बट एक और रूल भी है कि हर सोसाइटी ने के पास बिल्डर ने 10% ऑफ द टोटल पार्किंग विजिटर पार्किंग के लिए देना चाहिए। जो बिल्डर देते नहीं है और हमें कानून मालूम नहीं है, हम लेते नहीं है, और हम अपने लिए एक पार्किंग ढूंढते ढूंढते भी परेशान हो जाते हैं। तो विजिटर पार्किंग के लिए आप विजिटर से चार्ज करेंगे, ये तो मुझे नहीं लगता सही है, ये तो गलत प्रैक्टिस में आ जाएगा। विजिटर सोसाइटी में आने ही है और विजिटर को पार्किंग की जगह मिलनी ही चाहिए। रूल बोलता है 10% ऑफ द टोटल डिवेलिंग यूनिट या टोटल पार्किंग आपको विजिटर रखनी चाहिए। हाँ सर इसमें एक हेलो, मैं कंप्लीट कर दूंगा पहले आप। ओके, यू आस्क मी क्वेश्चन। बट पार्किंग के ऊपर चाहे ओनर ने खरीदी हुई हो या आपकी ओपन पार्किंग हो, आप उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्ज ले सकते हैं। आपने पार्किंग एरिया में लाइट लगाया है, आप वहां पर झाड़ू लगवाते हो, आप उसके अंदर रख रखाव करते हो, तो आप उसके ऊपर कुछ भी पार्किंग चार्जेस पर मंथ ले सकते हो, वो बाई रूल में बैठता है। अभी आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, अभी क्या है, पार्किंग तो सब सोसाइटी में लिमिटेड रहता है, राइट।
10% yes for visitor parking we can keep it. एक जरा 10 सेकंड के लिए इंट्रोड्यूस कीजिए ना आपकी सोसाइटी. हाँ सर मैं नितिन देसाई बोल रहा हूँ, ट्रेजरर राजवीर पैलेस सोसाइटी पिंपरी सौदा. यस यस, थैंक यू. So we have limited parking places in all the societies, right? So 10% we are keeping for the visitor parking, but there are incidences such that कोई गेस्ट का गेस्ट हो कुछ ओनर का, तो वो मे बी 15-20 दिन के लिए पार्किंग करके छोड़ जाता है, राइट, सोसाइटी में. सो इज देयर कैन बी सेट अ लिमिट दैट मे बी 5 दिन के लिए ही कैन कीप समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज व्हाट हैपन, इट विल बी अ पार्किंग ग्राउंड फॉर द सोसाइटी. किसी का भी फ्रेंड गेस्ट वो लगा सकता है करके. गैस का मतलब क्या होता है? आया और गया. ओके, राइट. गैस इन ट्रांजिट है. अगर वो 24 घंटे रुका तो इसका मतलब वो गेस्ट नहीं रहा, वो तो स्टे कर रहा है वहां पर. तो आप रूल बना दीजिए कि गैस की पार्किंग का मतलब 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो भी आपके लोग मानते हैं, वैसे एक रूल बना दीजिए. उसके ऊपर जो है वो वहां पर खड़ी नहीं करेगा, और करेगा तो उसके ऊपर इतना पेनल्टी लगेगी. आप पेनल्टी क्लॉज में ले आइए, क्योंकि पेनल्टी क्लॉज क्यों लगाने का? क्योंकि दूसरे जो विजिटर आ रहे हैं उनको वहां जगह नहीं मिलेगी. विवेक सर, आपका पॉइंट इसमें. नंबर 77 और 77 to 83 ये खाली पार्किंग और उसका यूसेज, उसका चार्जेस के ऊपर ही लिखे गए हैं. बायलॉ नंबर 77 to 83, तो उसमें आप रूल पार्किंग के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और उसमें आपका जो यूनिक इशू है वो एड्रेस कर सकते हैं, उसको आप सोसाइटी को सेफगार्ड कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू. आपके घर में रूल नंबर 77 से लेके 83 तक. मत लीजिए प्लीज, वो नहीं ले सकते. विवेक सर, और मैं एक चीज और बोलता हूँ, पार्किंग के ऊपर अगर मान लो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है सोसाइटी के अंदर, तो यू कैन क्रिएट मोर पार्किंग, और आप उस पार्किंग के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ले सकते हैं. 5,000 पर मंथ लो, कोई रूल बाधा नहीं डाल रहा आपके ऊपर, आपकी मर्जी है. अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पार्किंग है तो किसी सेल नहीं कर सकते, राइट? नहीं, एक्स्ट्रा पार्किंग है, आप उसकी मार्किंग कीजिए, उसको मैं जवाब देता हूँ. एक्स्ट्रा पार्किंग है, उसको नंबर कीजिए, मार्किंग कीजिए. मान लो आपने मुझे 1 साल के लिए अलोकेट किया पार्किंग नंबर 81, ओके. वो 81 का आपने मेरे से 1 साल का 10,000 रुपए लिया, वट एवर अमाउंट, ओके. तो आप क्या कीजिए कि अगले साल जो है मेरे को 82 दे दीजिए, और जिसको 82 नंबर दिया है वो 81 दे दीजिए, ताकि कोई भी उसके ऊपर अपना राइट क्लेम ना कर सके, क्योंकि वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है. आप उसको चेंज करते रहिए, आजू बाजू में दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है. 100 फीट दूर भी देंगे तो चलेगा. ही कैन नॉट से कि आपने मेरे को 2010 में दिया था स्लॉट नंबर 81, 2020 में भी वही रहेगा. नहीं, आप हर साल दे सकते हो, आप ड्रॉ फ्लॉट से निकाल सकते हो, या आप अपने एमसी जजमेंट से कर सकते हो. कोई एमसी को चैलेंज नहीं है इसमें. पार्किंग आपका है, सब अधिकार आपके पास है. ठीक है, तो सोसाइटी कैन नॉट सेल द पार्किंग, राइट, इफ यू हैव एक्स्ट्रा एनी ऑफ द ओनर. तो अभी सॉरी, वो आपको फिर अपने सीए साहब हैं और एडवोकेट साहब से पूछ लीजिए. कर सकते हैं, बट वो आपके इनकम और सब चीजों में आएगा, देख लो. सर आप जवाब देना नहीं चाहता. आंसर टू दिस क्वेश्चन. नो इशू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Once in AGM, budget is approved for 1 year. Can we allocate that fund for current year if we have forgotten? Sir, question number 7. Question number 7. Are we? हाँ, 7. 7 का तो जवाब दिया ना अभी. 8 का 7 के बाद 8 है. Sorry, I skipped, my mistake. Apologize. Society are charging 50,000 ट्रांसफर फीस. ये मुझे लगता है विवेक सर ने और उससे पहले हीरे सर ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताया है कि आपने करंट जो आपका ओनर है, जो आउटगोइंग मेंबर है, उससे 25,000 रुपए आपने लेने हैं. 25,001 रुपए लिया तो आप कोर्ट जेल में जाएंगे, ऐसा समझ के लीजिए. और उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लेना, डोनेशन की फॉर्म में नहीं लेना, किसी और हेड में नहीं लेने का. 25,000 बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर जाने का नहीं. 1 रुपया भी लिया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, समझ के लीजिए. और दोनों से नहीं लेने का, एक से ही लेने का है. आपको 25,000 रुपये आपके अकाउंट में दिखना चाहिए ऑडिटर को, ओके. वैसे ऑनर देना चाहिए, बट अब वो दोनों मिलके जो भी देना चाहे ले लीजिए, मुझे तो लगता नहीं कोई ऑब्जेक्शन है उसमें.
सो लॉन्ग देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप रसीद किसको दोगे? रसीद तो आप जो आपका करंट ओनर है उसको दोगे ना, तो चेक किसने दिया क्या फर्क पड़ता है? बट 25,000 ओके। और ये जो हमारा चैनल है माल प्रैक्टिस के ऊपर हम जवाब नहीं देंगे। फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट 9 नंबर, मेंटेनेंस कॉस्ट कैलकुलेशन, विच एरिया टू बी कंसीडर्ड, बिल्ट अप एरिया और कॉर्पोरेट एरिया। इसका मैंने एक सिंपल सोल्यूशन दिया था, जब आपने मुझे ध्यान से सुना होगा। जो आपके इंडेक्स 2 में एरिया लिखा है उसको ले लो, सिंपल, कोई झगड़ा नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने जो आपको लिख के दिया है इंडेक्स 2 से एरिया उठाओ, वही सिंकिंग फंड, वही आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, वही आपका इंश्योरेंस कॉस्ट। विवेक सर आपका कुछ और पॉइंट है इसमें 9 नंबर में? नहीं सॉरी, 9 नंबर में नहीं, वो हमने एड्रेस किया है प्रेजेंटेशन में। हाँ ठीक है, 10 नंबर पे जाएंगे क्योंकि टाइम। हेलो सर, मैं Sir, this is Ashish Tiwari from Sarthi Sovereign Society. I have a question related to point number 8. This transfer fee, is it different for Gram Panchayat area and PMC or PCMC area? Because if a society is not in a PMC limit or PCMC limit, but it is in Gram Panchayat area, this society maintenance transfer fee charges differ? Vivek sir, Yes, there is a circular. I will share the circular. It is based on the area. Maximum transfer fee is 25,000, but it is for Gram Panchayat area the amount is lesser. I will share the circular with you. There is a departmental circular on it. एक क्वेश्चन जो किसी ने पूछा नहीं है, मालूम नहीं क्यों नहीं पूछा। आप ये जो ट्रांसफर फीस है वो सबसे नहीं ले सकते। अगर डैडी ने बेटे को फ्लैट बेचा या डॉटर को फ्लैट बेचा है, तो देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप व्हिच आर डिफाइंड, देयर दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल माय डियर। तो वो आप देख सकते हैं जब कोई ऐसा केस आएगा तो। ओके विवेक सर सही है? देयर आर रिलेशनशिप जिनके अंदर अगर ट्रांजैक्शन होता है, लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 100 रुपये वाला एप्लीकेबल है। और आप चाहें तो मैक्सिमम ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर होता है फ्लैट, तो ट्रांसफर फी एप्लीकेबल नहीं है। यस, तो 100 रुपये लेंगे, सिर्फ 100 रुपये में डील हो जानी चाहिए। सर इसके ऊपर जीएसटी लगता है सर? हाँ जी, जीएसटी लगता है इसके ऊपर? अरे आई थिंक जीएसटी का सब्जेक्ट बाद में लेंगे, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। नहीं, जीएसटी ये ट्रांसफर फी के ऊपर नहीं लगता है। अगर सोसाइटी ने जीएसटी नंबर निकाला है तो जीएसटी लगता है, बट वो जीएसटी नंबर निकालने के लिए मेंटेनेंस सोसाइटी का मिनिमम 7,500 रुपए पर मंथ चाहिए। तो इसी के लिए जीएसटी नॉट एप्लीकेबल फॉर द ट्रांसफर फी। ओके, थैंक यू सर। ओके, क्वेश्चन नंबर मेंटेनेंस 10. Once in AGM budget is approved 1 year before, can we allocate that fund for current year? ये क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, बट जितना समझ में आया है, आपका फाइनेंशियल ईयर या बजट अप्रूवल पीरियड क्या है? अप्रैल टू मार्च है, या अक्टूबर टू सितंबर है, या जनवरी टू क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। जो हमारा ऑडिटर या फाइनेंशियल ईयर जो आईएफएस सिस्टम में है वो अप्रैल टू इसमें लेंगे, बट आप अपना अप्रूवल कैसे भी ले सकते हो। अप्रूवल में कोई वो नहीं है, आप क्वार्टरली मंथली वैसे भी ले सकते हो। यू कैन डिफाइन योर ओन ईयर, ओके। बट ऑडिटर पर्पज के लिए इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट है अप्रैल टू मार्च ही लिया जाएगा। अब जो जिसने क्वेश्चन पूछा है, अगर वो थोड़ा और डिटेल बताएगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। उन्होंने लिखा है कि कुछ एक्सपेंस हम भूल गए लेना उसका बजट में, तो उसका हम खर्चा कैसे करें, एनुअल बजट में वो आया नहीं है। तो उसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, अब बजट जब बनाते हो तो थोड़ा सा एस्टिमेट उसमें इंक्लूड है, और एस्टिमेट करते समय कुछ चीजें रह जाना स्वाभाविक है। तो एक सजेशन ऐसा रहेगा कि आप कोई भी कॉन्टिजेंसी के लिए या किसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए थोड़ा प्रावधान वो बजट में जरूर रखिए, तो आपकी जो छूटी हुई चीजें हैं वो उसमें कवर हो जाएगी। जो कॉन्टिजेंसी आती है, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं, वो उसमें
कवर हो जाएंगे। और अगर वो भी नहीं किया तो एसडीएम बुलाइए आप, फिर 5 दिन के नोटिस पे एसडीएम बुलाइए और कर लीजिए। और सर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है क्या सोसाइटीज के लिए? इनकम टैक्स आई थिंक ये क्वेश्चन फटाफट खत्म करना। जो ये है सब्जेक्ट है अपना मेंटेनेंस और इसमें है इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोफेशन टैक्स, जो टैक्सेशन एप्लीकेबिलिटी है वो हम नेक्स्ट इसमें कवर करने वाले हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए अभी आपने पूछा है तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, वो किस चीजों पे लगता है, क्या लगता है, हम इस तरह से आपको अगले सेशन जब भी हम प्लान करेंगे उसमें बताएंगे। क्योंकि अभी 9:30 होने वाला है और कुछ लोग छोड़ के जाने वाले हैं, तो लेट अस क्वेश्चन नाउ। We have a time limitation. Let us go to question number 11. Education fund, how to record spending of this fund? Is it compulsory to spend? Yes, it is compulsory to collect, compulsory to spend, and come to federation, we will tell you how to spend. We need this money. उसमें लिखा हुआ है कि आपने आपके तालुका में जो भी फेडरेशन है उसके पास आपने मैंडेटरी ट्रेनिंग लेनी है, और ये काम हम कर रहे हैं। अभी हम ये प्रोग्राम फ्री में दे रहे हैं, इसका चार्ज नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो हमें दे सकते हैं, हम रिसीट दे सकते हैं लीगली, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ कैन वी इन्वेस्ट आवर सोसाइटी मनी इन म्यूचुअल फंड? आई थिंक आंसर इज यस, बट विवेक सर इसका जवाब देंगे, मैं कैपेसिटी में नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ मैंने हम म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ट्रस्ट के सेक्शन 20 में जो इन्वेस्टमेंट लिस्ट की हुई है वो अपने सोसाइटी को एप्लीकेबल किए गए बायलॉज के तहत, तो उसमें 2 तरीके के म्यूचुअल फंड आते हैं। एक होता है डेप्ट म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड बाय सेबी, और दूसरा आता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड बाय सेबी which have minimum 65% of the investment in share of body corporate listed on a recognized stock exchange. तो ऐसी कंडीशन जो भी म्यूचुअल फंड सेटिस्फाई करता हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो वर्ड ऑफ कॉशन, जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया, कि आप थोड़ा इसको सावधानी से ये ऑप्शन यूटिलाइज करिए, क्योंकि इसमें ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट कौन सी लेनी है, क्या लेनी है, उसको मॉनिटर कैसा करना है। तो आप एक्सपर्ट के साथ, पूरे एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही इस ऑप्शन के लिए जाइए। अपना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया कि फिक्स डिपॉजिट्स का है, बैंक का, शेड्यूल बैंक का या नेशनलाइज बैंक का एफडी आप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए सोच सकते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन का भी इसमें आंसर आ गया है। सर आप 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मेरा और विवेक सर का ये इसके ऊपर एक दिन बात हुआ था। मैं तो ये बोलता हूँ कि लीगली तो ये अलाउड है, विवेक सर ने बता ही दिया, बट प्रैक्टिकली ये जो म्यूचुअल फंड है जिनकी वैल्यू स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, सोसाइटी ने उसमें वेंचर इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रूवन वैसा आदमी लगेगा जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखता हो। तो अवॉइडेबल है बट लीगली अलाउड है। अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मिलेगा, और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं वो कृपया करके जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।